बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल फॉर मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 4 के साथ यासिर अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ओपन करना सीखा था 3/3 का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ओपन करना सीखा था 3/3 से ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, 4/4 पे, 5/5 पे। हम देखते हैं कि अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट आ जाए या 5/5 का डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसको किस तरह से ओपन करना है, और आसान हल क्या है कि जब वो लेंथी हो जाए तो उसको फिर हम प्रॉपर्टीज के जरिए देखेंगे। हम यहाँ पर एक 4/4 का डिटर्मिनेंट देखते हैं, लाइक 3 1 4 0 2 1 3 1 -2 0 3 4, उसके बाद यहाँ पर 1 4 5 और 8। ये अगर आपके पास एक 4/4 का डिटर्मिनेंट आ गया, इसको आप ओपन करना चाह रहे हैं वही कल वाले मेथड से, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे एक्सपैंड कर देता हूँ बाय रो 1। पहली रो से हम एक्सपैंड करते हैं। अब पहली रो से एक्सपैंड करने का तरीका आपने देखा था कि अगर पहली रो से एक्सपैंड करना है तो पहला पॉजिटिव लिखना है 3, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर देना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे 1 3 1, उसके बाद 0 3 और 4, यहां पर हमारे पास 4 5 और 8, फिर माइनस, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 1, वो लिखेंगे यहां पर 1, फिर उसके बाद उस 1 के सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, 2 -2 and 1 2 -2 and 1, फिर 3 and 5, और फिर उसके बाद 1 4 और 8 1 4 और 8, फिर तीसरा फिर पॉजिटिव लिखेंगे, और ये तीसरा एलिमेंट आपके पास 4 है, यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। अब उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 2 -2 and 1, फिर 1 0 और 4, और फिर 1 4 और 8, और फिर माइनस लिखेंगे, और फिर चौथा आ जाएगा 0, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 2 -2 and 1 2 -2 and 1 1 0 और 4, और फिर थर्ड वन हमारे पास 3 3 और 5। ये हमने एक्सपैंड कर दिया इसको बाय रो 1 से। अब देखें कि आपके पास 4/4 का जो मैट्रिक्स था उसने क्या काम किया, उसने 4 3/3 के मैट्रिक्स दे दिए। अब 3/3 के मैट्रिक्स को दोबारा से हम एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1, इसके फिर से 3 बनेंगे, इसको फिर से यहाँ 3 2/2 के बनेंगे, यहाँ फिर से 3 2/2 के, और इसके 2/2 के 3 अलग से बन जाएंगे। तो ये काम काफी लेंथी हो जाता है आप लोगों के पास। तो इस काम को मैथमेटिशियंस हमेशा ये कोशिश करते हैं बेटा कि आप लोगों को शॉर्टकट्स भी बताए जाएं कि जहां पर लेंथी काम हो गया है वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा आप पे बोझ हल्का किया जाए, आपको रिड्यूस करके काम बताया जाए, क्योंकि ज्यादा इवैल्यूएशन ना करनी पड़े आपको। तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेंट्स की हम वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टीज से हमारा काम आसान हो सकता है। अब ये 4/4 का था, अगर 5/5 या 6/6 का आ जाए तो फिर क्या होगा, वो पहले रिड्यूस होगा 5/5 में, फिर वो रिड्यूस होगा 4/4 में, फिर वो रिड्यूस होगा 3/3 में, और फिर वो रिड्यूस होगा 2/2 में, और फिर आगे से उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसकी बुनियाद पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हमें काम देती हैं किस तरह से कि मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट्स को डायरेक्ट कैसे इवैल्यूएट किया जा सके, किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपके बुक के पेज पे भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी वो क्या कहता है, पहली प्रॉपर्टी देखें, पहली प्रॉपर्टी में वो कहता है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स से ए का डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मिसाल ले लेता हूं, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने यहां पर ए ले लिया एक, कि हमारे पास ए आ गया यहां, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं किसका, यहां 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए। ये ए ले लिया हमने। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या लेते हैं, 2 × 5 10 आ जाएगा, -1 × 4 तो ये +4 और जवाब आ जाएगा 14। अब मैं लेता हूं इसका ट्रांसपोज,
इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होता है, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर लेते हैं। यहां बन जाएगा 2, यहां पर 4, इधर आपके पास -1 और यहां 5। अब मैं ले लेता हूं एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब ये एक ट्रांसपोज है, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 +4, इसका भी जवाब 14 आया। तो क्या पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने बेटा यहां पर इवेल्युएट कर ली, वो कौन सी कि ए का डिटर्मिनेंट और एक ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों का आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। क्लियर है ये बात। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखें, दूसरी प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स से, कहता है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, 2 rows और 2 columns are interchanged, then determinant of resulting matrix is minus of A का determinant। कि कहता है कि अगर आप किसी 2 रोज को इंटरचेंज कर लें तो पहले जो जवाब आ रहा था उसको सेकंड जो आपके पास इंटरचेंज करने के बाद जो जवाब आएगा उन दोनों में सिर्फ किसका फर्क होगा, माइनस का, वैल्यू सेम रहेगी, साइन का फर्क हो जाएगा। यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ए ले लेता हूं, आप 3/3 का कोई ले लेते हैं, यहाँ 1 0 2 3 4 और 5, यहां पर -1 2 और 1, ये मैंने। अब मैं लेता हूं पहले ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, एक्सपैंड कर देता हूं इसको किसके साथ, बाय रो 1 के साथ। पहला एलिमेंट 1 है, 1 लिखा, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर दी, क्या बचा 4 5 2 और 1, फिर -0 लिख दिया, उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर दी, क्या बचा 3 5 -1 एंड 1, फिर इसके बाद +2 लिखा। अब यहां पर क्या हुआ, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी, क्या बचा 3 4 -1 और 2। अब क्या होगा, यहां बचेगा 4 1 = 4 -2 5 = 10, ये बच जाएगा। 0 है, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो जाए 0 हो जाता है, +2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस फार्मूले का माइनस +4 आ गया। ये बन गया बेटा माइनस का 6 4 -10, और इधर से बच गया 20, 10 और 2 20 आ गया। जवाब कितना बना आपके पास बेटा 14। अब मैं क्या करता हूं, अब जरा गौर करें, मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देता हूं। मतलब मैं यहां क्या करता हूं, रो 1 को इंटरचेंज कर लेता हूं किसके साथ, रो 2 के साथ। अब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी 3 4 5, यहां पर क्या बना 1 0 और 2, इधर हमारे पास क्या आया -1 2, रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूं, एक्सपैंड बाय रो 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट 3 है, 3 लिखा, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी, बचा क्या 0 2 2 एंड 1, फिर इसके बाद माइनस का 4 लिखा, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी, बचा क्या 1 2 -1 और 1, फिर +5, उसके बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी, बचा क्या 1 0 -1 और 2। अब देखें जरा 3 × 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -2 2 = 4 -4 × 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस फार्मूले का, और ये +2 बन गया आप लोगों के पास, +5 × 1 2 = 2 और -1 0 = 0 आ गया आपके पास आंसर। जवाब क्या बचा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -12 बन गया, यहां पर -4 × यहाँ 3 बन गया, और इधर हमारे पास बच गया बेटा 5 2 = 10 आ गया आप लोगों के पास। अब क्या बनेगा -12 जमा का 10 -24 जमा का 10, जवाब आ गया -14। उसका जवाब सिर्फ 14 था, इसका जवाब -14 है। तो देखिए हमने क्या किया, 2 रोज को इंटरचेंज किया तो सिर्फ किसका फर्क आया, माइनस का। तो याद रखिए अगर कोई सी भी 2 रोज आप इंटरचेंज करते हैं या कोई से भी 2 कॉलम्स हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ एक फर्क होता है कि नेगेटिव बाहर आ जाता है, बाकी डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहां पर देख ली। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, कहते हैं इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, देन ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम।
मतलब अगर आप लोगों के पास कोई से भी दो रोज या कोई से भी मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम, चाहे वो 2x2 की है, चाहे वो 3x3 की है, चाहे वो 4x4 की है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई सी दो रोज बिल्कुल एक जैसी आ जाती हैं। बिल्कुल एक जैसी का मतलब क्या है? बिल्कुल एक जैसी का मतलब आप लोगों के पास कुछ ये है कि अगर मैं लिखता हूं 1 3 1, इधर मैं लिख देता हूं 5 7 और 8, इधर मैं लिख देता हूं 1 3 1, तो क्या है? पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम है। इसको एक्सपैंड करें, एक्सपैंड बाय रो 1, पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 1 3 और 7 8 और 7 8 और 3 और 1। फिर इसके बाद -5 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 3 1 एंड 1। फिर इसके बाद -1 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 7 1 और 8, ये टर्म्स आ जाएंगे। अब देखें 7 1 दी 7 -8 3 दी 24, ये बन गया हमारे पास। -5 इंटू 3 1 दी 3 -3 1 दी 3 आ गया, -1 इंटू 3 8 दा 24 बन गया और माइनस का 7 आ गया। अब यहां 7 -24 माइनस का 17 बन गया, -5 इंटू 0 हो गया बेटा 3 -3 माइनस, और यहां पर 27 और माइनस का 7 अगर हम लोग देखें तो तीसरा हमारे पास प्लस में आता है, ये प्लस में रहेगा, यहां प्लस में, ये 17 बन गया। अब क्या होगा? -17 माइनस का 0 प्लस का 17 दोनों कट गए, जवाब क्या बचा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कॉलम एक जैसे थे, मतलब उनके एंट्रीज एक जैसी थी दो कॉलम्स की, तो जवाब क्या आया? 0। तो हमें ये एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप देखेंगे कि कोई से दो कॉलम एक जैसे हैं या कोई सी दो रोज एक जैसी हैं, चाहे दो रोज एक जैसी हो या चाहे दो का कॉलम जैसे में हो, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स है, चाहे वो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट आपने डायरेक्ट क्या लिख देना है? 0। उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है, if the entries of a rows or a column in a square matrix are चौथी, if all entries of a row or of a column of a square matrix A are 0। कहता है किसी भी पूरी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में सारी एंट्री 0 हो, तो फिर भी उसका जवाब क्या आता है? 0 आता है। मिसाल के तौर पर यहां हम देखते हैं 3 4 5, ये सारी मैं 0 0 0 लिख देता हूं, 4 8 और 1। अब क्या करता हूं? इसको एक्सपैंड कर लेता हूं, 3 वैसे ये रो और ये कॉलम डिलीट, बचेगा क्या? 0 0 8 और 1 -4 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, बचेगा क्या? 0 0 4 और 1, इधर प्लस का 5 आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, बचे क्या? 0 0 4 और 8। अब क्या होगा? 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, -8 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, -4 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, +5 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो टोटल आंसर 0 आ गया। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि कोई भी एक रो, चाहे पहली चाहे दूसरी चाहे तीसरी, कोई भी एक कॉलम, चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा, अगर वो सारी एंट्री 0 के बराबर है तो फिर क्या होगा? डिटर्मिनेंट का जवाब ही 0 होगा। मतलब मुझे ये सारा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख दिया करूंगा? 0 लिख दिया करूंगा। क्लियर है बात बेटा? उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टी में आते हैं। कहता है इफ एंट्रीज ऑफ ए रोज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k इनटू a डिटर्मिनेंट। देखिए यहां पर एक चीज का फर्क है बेटा, वो चीज क्या है? वो हमारे पास कुछ ये है कि हम लोग यहां पर बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास यहां पर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई है, हमने जब मैट्रिक्स देखा था ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स, यहां 2 3 4 और 5 होता था, तो फिर हमारे पास क्या होता था? अगर कहीं यहां 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे तो वो 2 हर एलिमेंट के साथ 2 से भी होता था, क्या जवाब आ जाता था? 4। 2 3 से भी होता था, जवाब आ जाता था 6। 2 4 से भी होता था, जवाब 8, और 2 5 से भी 10 आ जाता था। ये था मैट्रिक्स का रूल। डिटर्मिनेंट का रूल कुछ और है बेटा।
डिटर्मिनेंट का रूल आप लोगों के पास ये है कि अगर यहाँ पर आप लोगों के पास, या हम ये मैट्रिक्स का एक रूल और देख ले कि अगर यहाँ पर होता था 4, यहाँ पर होता था 8, इधर होता था 10, इधर होता था 12, हम कह सकते थे कि ये सारे 2 के मल्टीपल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी। तो फिर हम क्या करते थे, हम देखते थे कि सारी एंट्रीज, हर एक एंट्री, हर रो की, हर कॉलम की एंट्रीज 2 का मल्टीपल है, फिर 2 कॉमन ले सकते थे और बचता क्या था 2, 4, 5 और 6। अगर इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवाएं यही मैट्रिक्स आ जाती है। डिटर्मिनेंट का रूल कुछ और है। डिटर्मिनेंट का रूल वो ये है, कहता है कि अगर आप लोगों के पास यहां पर कोई एक रो में यहां 10 है और यहां पर 15 है, इधर आपके पास 3 है और इधर आपके पास 8 है। अब देखें सिर्फ एक कॉलम में दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। क्या है यार, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर 3 है और ये 8 है। तो कहता है अगर किसी एक कॉलम में भी आप देखो कि कोई चीज कॉमन आ रही है तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, उसको उठा के कॉमन ले सकते हो। बचेगा 2, 3, 3 और 8। अब इसके लिए शर्त ये नहीं है डिटर्मिनेंट में कि हर एलिमेंट में मल्टीपल होने का जरूरी है। सिर्फ क्या एक पूरी रो में देखा आपने क्या था, कॉमन आ सकता है, पूरी रो में से एक तो कॉमन लिया जा सकता है। अगर पूरी एक कॉलम से कॉमन आ सकता है तो कॉमन लिया जा सकता है। मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में जब तक हर एंट्री के साथ कॉमन ना आ रहा हो तब तक कॉमन नहीं ले सकते। अब देखें, अब आप ये वाला और ये वाला, क्या इन दोनों के जवाब बराबर होंगे? यहां क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, तो 80 माइनस 45 जवाब बनेगा आपका 35। अब इधर से मैं देखूं, 5 यहां लिखा रहने दिया, डिटर्मिनेंट कैसे, 2 आएगा 16 और 3 3 9 आ गया, तो 5 और यहां पर 7 बचेगा। इसका भी जवाब क्या बचा, 35। तो दोनों का आंसर आप लोगों के पास बिल्कुल सेम आ गया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्या साबित हुआ यहां से, साबित बेटा ये हुआ कि अगर किसी एक कॉलम में या किसी भी रो में कोई एंट्री मल्टीप्लाई हो रही है पूरी रो के साथ या पूरी कॉलम के साथ, सारी एंट्रीज के साथ नहीं, सिर्फ एक रो के साथ, सिर्फ एक कॉलम के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन लिया जा सकता है आप लोगों के पास। ये आप लोगों की 5th प्रॉपर्टी यहां पर थी। 30 प्रॉपर्टी में देखें, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती फिर भी देख लें। कहते हैं कि इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो ऑफ ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्टेड ऑफ 2 टर्म, कहता है कि अगर आपके पास यहां पर देखें कि एक कॉलम में 2 आप लोगों के पास टर्म्स आ गई हैं, उनमें प्लस प्लस का साइन है। अगर मल्टीपल का अप्लाई का साइन होता है और सेम नंबर होते तो कॉमन आ जाते, प्लस का साइन हो तो कहता है ये बराबर लिखा जा सकता है किसके, A11 A21 A31। इसके साथ में ये दोनों एंट्रीज पहले अलग लिखूं, A13 A22 A23 A31 A32 और A33, और फिर प्लस और फिर B के साथ B11 B22 B33। अगर इन सब के साथ माइनस होता तो मैं यहां माइनस लिखता, और यहां आएगा दोबारा से A12 A22 A232, इधर A13 A23 और A33। मतलब क्या होगा कि अगर 2 अलग आ गई हैं, यहां 2 कंसिस्टेंट ऑफ 2 टर्म्स, तो कहता है उसको 2 डिटर्मिनेंट्स में लिखा जा सकता है, एक पहले के साथ और फिर दूसरे के साथ, दोनों के सम में लिखा जा सकता है आप लोगों के पास। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की आ गई। यहां पर 7वीं प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर वो क्या कहता है, इफ टू ईच एंट्री ऑफ ए रो ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड अ नॉन जीरो मल्टीपल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ एन अदर रो, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बताता हूं इसका मतलब क्या है। कहता है कि अगर आपके पास यहां 3 4 5 1 2 और 3, यहां पर 2 1 और 5 आ गया, ये डिटर्मिनेंट है। कहता है अब आपका दिल चाहे आप क्या करें, किसी भी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जो दिल करे, 0 के अलावा कोई नंबर हो।
हम मल्टीप्लाई करवाएं, मैं कह देता हूं मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से, ठीक है। अब वो क्या बनेगा, मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, ये बनेगा 3 से रो 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, बनेगा 9, दूसरे को 12 और तीसरे का 15 बना। कहता है ये जो एंट्रीज आई हैं किसी भी रो को मन चाहे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और कहता है वो जो जवाब है उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें। मैं अब इसको ऐड कर देता हूं रो 2 में, यहां पर 3 4 5, रो 2 क्या थी 1, उसमें मैं ऐड कर देता हूं 3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, रो 1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 9, वो मैंने ऐड कर दिया यहां 2 था, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से 12 आया, वो मैंने ऐड कर दिया यहां, 5 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से 15 आया, वो मैंने ऐड कर दिया यहां। कहता है अब क्या करें, किसी भी रो को के सारे एलिमेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और उसको ऐड कर दें किसी दूसरी रो में। आप रो 2 में मैंने ऐड किया, आप रो 3 में भी ऐड कर सकते थे। कहता है तो फिर आपका डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका जो जवाब आएगा और इसका जो जवाब आएगा दोनों सेम होंगे। निकाल के देख लेते हैं क्या बनेगा, 3 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी, 2 5 10 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -4 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दी, 1 5 5 -2 3 6 आ गया, फिर जमा का 5, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन गया आपके पास। 10 -3 7, 7 और 3 21, 5 -6 -1 और जमा का 4 आ गया, 1 -4 माइनस का 3 माइनस का 15 आ गया, 21 और -15 6, जमा 4, जवाब बचा 10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये बना क्या आपके पास, ये बन गया 3 4 5, यहां बना 10 14 और 18, यहां बना 2 1 और 5, क्या बन गया आप लोगों के पास, अगर हम लोग देखें 3 इंटू क्या जवाब बना 3 इंटू ये रो और ये कॉलम खत्म कर दी, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 70 बन जाता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 18 आ गया, -4 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दी, फिर क्या बना हमारे पास, ये रो और ये कॉलम 50 -36 आ गया, फिर इधर हमारे पास जमा का 5, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दी, 10 माइनस का 28। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो फिर भी आपके पास जो जवाब बचेगा 10 बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर 10 ही आएगा आप लोगों के पास। कहते हैं तो मैं कैलकुलेट कर भी देता हूं आप लोगों को, यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 70 माइनस का 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका जवाब बन जाता है आपके पास 156 आप लोगों के पास। फिर इधर देखें 50 माइनस 36 और मल्टीप्लाई बाय 4, जवाब आप लोगों के पास बन गया -56। फिर इसके बाद यहां +5 इंटू 10 - 28 माइनस का 18 और माइनस का 18 मल्टीप्लाई बाय 5, जवाब बच गया बेटा माइनस का 90 आपके पास बन गया। यहां पर 156 माइनस 146 -56 माइनस 90, जवाब आ गया 10। तो क्या मैंने बताया है, क्या तरीकाकार है कि किसी भी रो को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मैं लेता हूं 3 2 1 और 5। मैं क्या करूं, रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं 100 के साथ और उसको माइनस कर देता हूं रो 3 में, या जमा कर देता हूं रो 2 में, रो 1 में। अब मैंने क्या किया है, इसका जवाब पहले निकाल लें। 15 माइनस का 2, जवाब बनता है आपके पास 13। मैं रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 से, 1 और 5, रो 2 को 100 से, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा, 100 आया, उसको 3 में ऐड कर दिया। 5 को मल्टीप्लाई करवाया 100 से, 500 आया, उसको 2 में ऐड कर दिया 500 को। ये क्या बना आपके पास 103, और यहां पर बचा 502, और इधर बचा आपके पास यहां पर 1, और इधर हमारे पास आ गया 5। कितना बच गया 103 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाता है 115 माइनस फिर 3, ये आप लोगों के पास 515 और यहां पर 502
मल्टीप्लाई बाय 1502 तो कितना जवाब आया 13। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग करवा सकते हैं कि अगर किसी एक रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी। उसके बाद 8वीं प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, कहता है अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो। ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है? ट्रायंगुलर फॉर्म होती है बेटा 1 3 4, डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो हो, बाकी ऊपर जीरो, ये बाकी सारे एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर फॉर्म। कहता है इसका मैट्रिक्स का जवाब अगर वैसे निकाले तो क्या आता है? 1, ये रो और ये कॉलम डिलीट, 3 4 12 माइनस 0, फिर इसके बाद अगली टर्म वैसे ही जीरो है, ये वाली, उससे अगली टर्म भी जीरो है, तो इसका जवाब 12 बचेगा। बट कहता है हम इसको डायरेक्ट भी वैल्यूएट कर सकते हैं कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, जवाब कितना आ जाएगा? 12। तो जब भी ऐसी शक्ल में मैट्रिक्स देखें जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अच्छा, ट्रायंगुलर फॉर्म सिर्फ ये नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वैल्यूज हों और नीचे वाली सारी जीरोज हों। ऊपर वैल्यूज हों इस डायगोनल के और नीचे वाली सारी जीरो, या ये भी हो सकता है 1 3 4 आया है, ऊपर सारे जीरोज हों और नीचे वाली वैल्यूज मौजूद हो। या ये भी हो सकता है कि ऊपर भी सारे डायगोनल के जीरो हों, नीचे भी ऊपर सारे जीरो हों। ये इनका जवाब क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज है आपकी बेटा। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इंशाल्लाह 3.3 में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।